आपके बच्चे को गणित से डर लगता है? क्या उसकी रुचि धीरे धीरे गणित में कम होती जा रही है? पहले वो बहुत अच्छा करता था लेकिन अभी नहीं कर पा रहा है, या बहुत से मेहनत करने के बाद भी वो गणित में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, या वो गणित पढ़ने के नाम से ही दूर भागता है, उसको गणित से डर लगता है। ये डर के कई कारण हो सकते हैं। जेनेटिक कारण हो सकते हैं, बच्चों के साइकोलॉजिकल कारण हो सकते हैं, और उनके हैबिचुअल कारण हो सकते हैं। तो ये फियर ऑफ मैथ क्यों होता है, इसके बारे में मेरा दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि इस गणित के डर को दूर कैसे भगाया जाए, कैसे कम किया जाए। मैं जब मैथ्स की वर्कशॉप्स लेती हूँ तो मेरे पास कई सारे प्रश्न होते हैं, जैसे सिर्फ इससे ही नहीं कि गणित में बच्चों का डर कैसे दूर किया जाए, एवरेज बच्चों को कैसे सीमित समय में हमारे जो पीरियड्स होते हैं उसके रहते हुए सारे बच्चों को एक साथ एक स्ट्रीम में कैसे लाया जाए, बच्चों को जो एवरेज बच्चे हैं जिनको बार बार समझाना पड़ता है उनके साथ कैसे कोप अप किया जाए, या फिर जो बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव है, यानी बच्चे सुपर टैलेंटेड बच्चे हैं जिन्हें मैथ्स बहुत अच्छे से आता है, वो बच्चे सारा काम पहले से कर लेते हैं और बाद में क्लास में डिस्टर्ब करते हैं बच्चों को, उनको किस तरह से हैंडल किया जाए, वो डिस्ट्रैक्शन कैसे रोका जाए। तो इस तरह के जो भी सवाल आपके मन में है, ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब लेकर मैं इस वीडियो में आई हूँ, जिसमें मैंने डिफरेंट स्ट्रेटेजीज आपके सामने मैं लेकर आई हूँ, जो कि न सिर्फ जो बच्चों से मैथ्स का डर भगाने में सहायक सिद्ध होंगी, बल्कि जो बच्चे ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं उनकी एनर्जी को कैसे मेंटेन किया जाए, किस तरह से उनकी एनर्जी को प्रॉपर डायरेक्शन में लगाया जाए ताकि वो दूसरों को डिस्ट्रैक्शन के बजाय एक कंस्ट्रक्टिव वे में उसको इस्तेमाल किया जाए। देखते रहिए, इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, और आप जरूर मुझे बाद में थैंक यू बोलेंगे अगर आपने सारे स्टेप्स अपनाए। तो मैंने पहले आपको एक वीडियो में बताया था कि अगर आप किसी भूखे को एक बार मछली खिलाएंगे तो आप उसकी एक बार की भूख शांत करेंगे, लेकिन अगर आप उसको ये बता देंगे कि सिखा देंगे कि मछली पकड़नी कैसे है, तो वो जिंदगी भर अपनी भूख शांत कर सकता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम बच्चों को एक बार ये बता दें कि इस समस्या का समाधान क्या है, या एक प्रॉब्लम हम बोर्ड पे सॉल्व कर दें, तो उसको उसका आंसर एक बार के लिए आ जाएगा, लेकिन उसी तरह की कोई दूसरी समस्या आएगी तो वो फिर से आपके पास आएगा और परेशान रहेगा। लेकिन अगर आप उसको ये बता देंगे कि इस तरह की समस्या का समाधान किस तरह से होना है, या उस मैथ्स का उसी सब्जेक्ट को आपको कैसे पढ़ना है, तो वो न खुद अपनी समस्याओं का समाधान कर पाएगा बल्कि अपने सहपाठियों के, अपने फ्रेंड्स को भी उनमें मदद कर पाएगा। आज मैं आपके सामने मुद्दा लेकर आई हूँ गणित के डर का। अक्सर हमने देखा है कि बच्चे गणित का नाम सुनते ही भाग खड़े होते हैं, या फिर उनकी मैथ्स में रुचि नहीं होती है, उसमें बहुत कम स्कोर करते हैं, बच्चे अक्सर मैथ्स में फेल हो जाते हैं। तो ये जो डर है गणित का, वो सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि उनके माता पिता और उनके शिक्षकों के लिए भी एक चिंता का विषय होता है कि किस तरह से उन बच्चों को गणित सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, किस तरह से उनको गणित में रुचि उनकी पैदा की जाए। तो आज मैं आपके सामने कुछ तरीके लेकर आई हूँ, 21 तरीके, जिससे कि आप स्टेप बाय स्टेप आप उनको अपनाएंगे तो आप बच्चों का गणित में उनकी रुचि पैदा कर पाएंगे, और साथ ही साथ वो बच्चे जो कम लेवल पे हैं, निचले लेवल पे हैं, वो हायर करेंगे, और जो हायर लेवल पे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, वो और भी बेहतर गणित कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज तो जो है वो यह है कि अगर किसी चीज का पर्पस क्लियर हो, यानी हमारा अगर उद्देश्य स्पष्ट हो कि वो चीज क्यों करनी चाहिए, तो चीजों को करना आसान हो जाता है। तो इसलिए कि आप बच्चों से डिस्कस करें क्लास में कि उन्हें मैथ्स पढ़ना क्यों चाहिए, वाई शुड दे लर्न मैथमेटिक्स। यहां से आप शुरुआत कीजिए, तो आप पाएंगे कि अगर बच्चों में ये चीज समझ में आ गई उनको कि उन्हें गणित क्यों पढ़ना है, तो उनकी गणित के प्रति जो यात्रा है वो सही डायरेक्शन में शुरू होगी। दूसरा नियम है कि जब आप क्लास में जाते हैं तो बच्चों को सीधा बोर्ड पे क्वेश्चंस को सॉल्व मत कीजिए। नॉर्मली क्या होता है, हमारे सामने सिलेबस खत्म करने का क्या कहते हैं, चिंता रहती है, सिलेबस खत्म करना है टाइम पर, हम कहीं पीछे नहीं रह जाएं, एग्जाम आने वाले हैं, तो इस चक्कर में हम आकर के बोर्ड पे धड़ाधड़ प्रश्नों को सॉल्व करते रहते हैं, और बच्चे बिना उसको समझे हुए कॉपी करते रहते हैं। और कई हद तक तो ऐसा होता है कि बच्चे एग्जाम में भी मैथ्स के क्वेश्चंस, मैंने खुद देखा है, मैथ्स के क्वेश्चंस बच्चे रट के आते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ऐसी स्थिति आपके बच्चों के सामने ना आए, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप क्या करें, बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करें, उनको मोटिवेट करें कि वो उस समस्या को पढ़ें, एक बार प्रॉब्लम्स को पढ़ें, मैथ्स की उसके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ें और उस पर सोचें। सीधे बोर्ड पर क्वेश्चंस सॉल्व नहीं करने हैं। ये था नंबर 2। तीसरा आता है मेक द कॉन्सेप्ट इजी टू अंडरस्टैंड, यानी चीजों को, कॉन्सेप्ट्स को
आसान बनाइए, उसमें जो डिफिकल्ट टर्म्स हैं, मैथमेटिक्स में कई बार ऐसा होता है जो अगर बच्चों की वोकेबलरी अच्छी नहीं, उनका शब्द ज्ञान अच्छा नहीं है, तो वो जो जार्गन्स हैं, जो कठिन शब्द हैं गणित के, वो बच्चों को कंफ्यूज कर सकते हैं, तो भ्रमित कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप उन कठिन शब्दों को पहले आसान भाषा में उसको सरल करके बच्चों को समस्या को बताएं। तो ये था नंबर 3। चौथा है बच्चों को प्रॉब्लम्स को विजुअलाइज कराएं। आपने देखा होगा कि एक 2 साल का बच्चा भी मार्केट में जब जाता है तो वो कुरकुरे के पैकेट की ओर हाथ करके बोलता है कि मुझे कुरकुरे चाहिए, या वो थम्स अप की बोतल देख के बोलता है कि उसको थम्स अप चाहिए। अब उसको पढ़ना तो नहीं आता 2 साल के बच्चे को, लेकिन वो कैसे बता देता है आपको कि उसको थम्स अप चाहिए या कुरकुरे चाहिए? वो इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे मस्तिष्क में जो सीखने की प्रक्रिया है वो विजुअलाइजेशन से बनती है। बच्चा वो इमेज को कैप्चर कर लेता है, वो चित्रों को अपने दिमाग में बिठा लेता है, तो वो जल्दी से चीजों को पहचान पाता है। ऐसे ही अगर से आप बच्चों को मैथ्स में विजुअलाइज करने के लिए प्रेरित करेंगे तो उनको इंटरेस्ट भी आएगा, और जो यहाँ पे विजुअल लर्नर्स होंगे उनको भी और भी मदद मिलेगी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और वो गणित में बेहतर करने लगेंगे। 5वां नंबर है उनको प्रॉब्लम का यानी समस्या, जो समस्या है उसको विश्लेषित करने, उसका विश्लेषण करने के लिए उनको प्रेरित कीजिए कि उसको एनालाइज करें, कि इसमें स्टेप बाय स्टेप देखें। एनालिसिस में क्या आता है कि प्रॉब्लम में कौन से फैक्ट्स हैं जो हमें दिए गए हैं, क्या चीज है जो हमें पता करनी है, और उसको पता करने के लिए जो सामग्री, जो नॉलेज हमें, इंफॉर्मेशन जो हमें दी गई है, क्या वो इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है? अगर वो सफिशिएंट नहीं है तो ऐसा क्या है जो हमें और चाहिए, और जो हमें चाहिए वो हमें कैसे मिलेगा? तो ये जो एनालिसिस है, और उसके बाद उसके लिए हमें कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमें करने पड़ेंगे, कौन कौन सी क्रियाएं करनी पड़ेंगी, और उन संक्रियाओं को करने के लिए हमारे पास जो प्रायोरिटी ऑर्डर है, जो प्राथमिकता है, वो किसको दी जाएगी, कौन सा स्टेप पहले किया जाएगा। तो जब बच्चे ये अच्छी तरह से दिमाग में हर प्रश्न के लिए इस तरह एनालिसिस शुरू करेंगे कि मुझे क्या दिया है, क्या पता करना है, जो पता करना है वो पता करने के लिए जो दी गई इंफॉर्मेशन है वो सफिशिएंट है क्या, और अगर नहीं है तो क्या वो उसी के अंदर छुपी हुई है या फिर मुझे कहीं से और लेनी है, तो ये सारी चीजें जो है वो बच्चों को मदद करेंगी अपने मैथ्स के प्रति इंटरेस्ट। और जब चीजें चैलेंजिंग होती जाती हैं थोड़ा थोड़ा इस तरह से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, आप एकदम से चैलेंज सामने रखेंगे तो बच्चा घबरा जाएगा, लेकिन जब वो स्टेप बाय स्टेप उसमें अंदर प्रक्रिया में घुसेगा तो उसका इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ने लगेगा। नेक्स्ट आता है एनकरेज देम टू अप्लाई लॉजिक, रीजनिंग एंड एस्टिमेशन। साथ ही साथ बच्चों को अनुमान लगाने के लिए प्रेरित कीजिए मैथ्स में, आंसर के लिए इसका अनुमानित उत्तर उनका कितना होगा। और जब बच्चों का अनुमान यानी एस्टिमेशन, जब उनका एक्चुअल वैल्यू जो उनको आंसर आता है उससे जो मिलने लगता है तो उनको बड़ी ही खुशी होती है, और जब नहीं मिलता है तो फिर वो जानने की कोशिश करते हैं कि मेरा ये एस्टिमेशन था तो ये गलत क्यों हुआ। तो एक उनको एक रोचक बना देता है, इंटरेस्टिंग बना देता है उस मैथ्स को सॉल्व करने की प्रक्रिया को, कि देखो जो मेरा एस्टिमेशन है वो सही है या नहीं है। या फिर जब आप खुद सॉल्व कर रहे होते हैं तो भी आप उनको, बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं देखने के लिए कि देखो किस किस का आंसर किसके नियरेस्ट है, वो जरूरी है। फिर आता है आपका लेट स्टूडेंट्स रिफ्रेम एंड रिफ्रेज एंड एक्सप्लेन एटलीस्ट टू 1 पेयर। यहाँ पे थिंक पेयर शेयर जो एक्टिविटी है बच्चों की, इंटरएक्टिव एक्टिविटीज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आपस में जो बातचीत करके, आपस में जो मिल करके जो सॉल्व करने की प्रक्रिया है वो बच्चों को बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होती है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में। तो यहाँ पे आप बच्चों को थिंक पेयर शेयर जो एक्टिविटी है वो आप करवा सकते हैं, यानी पहले सोचो, फिर जोड़ी बना करके अपने बगल वाले बच्चे के साथ अपने जो व्यूज हैं, जो आपको समझ में आया है, उसको आप शेयर करने के लिए बोलिए। फिर आता है एनकरेज क्वेश्चनिंग एंड गिव थिंक टाइम। नॉर्मली क्या होता है कि हम हमारा समय जो हमारे पास एक 30 मिनट्स का 35 मिनट्स का एक सीमित पीरियड होता है, और हमें लगता है कि अगर हम बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग बच्चे करेंगे तो हमारा समय खत्म हो जाएगा और हमारा जो सिलेबस है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इस चक्कर में बच्चे कई बार डीमोटिवेट कर दिए जाते हैं क्वेश्चनिंग करने के लिए। लेकिन ये मेरा आपका हाईली रिकमेंडेड सजेशन है कि आप नहीं, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित कीजिए। वो जितने ज्यादा प्रश्न पूछेंगे उनके लिए समझना उतना आसान होगा। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे डर के मारे सवाल नहीं पूछते हैं, इस डर के मारे कि वो मूर्ख करार दिए जाएंगे, उनको मूर्खता का लेबल उनके ऊपर लग जाएगा। तो बच्चों को ये मैसेज जरूर पास ऑन कीजिए कि अगर आप एक बार सवाल पूछेंगे तो शायद आपको एक बार मूर्ख कहा जाए, लेकिन अगर आप नहीं पूछेंगे तो हो सकता है कि आप जिंदगी भर के लिए मूर्ख बने रहेंगे। और उनको प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित कीजिए। आप कहेंगे कि हमारे पास इतना कम समय होता है और आप जो है इतनी सारी चीजें बताए जा रहे हो, आप इतनी सारी चीजों को हम कैसे अप्लाई करेंगे क्लास में।
और तो सिलेबस कब पूरा होगा। तो आपसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए कि हमारे पास सिलेबस पूरा करना है। आपको सिलेबस पूरा नहीं करना है। सिलेबस पूरा करने का मतलब नॉर्मली समझा जाता है कि टेक्स्ट बुक में जितनी एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन हैं उन सबको सॉल्व करके बोर्ड के ऊपर दिया जाना चाहिए और एक एक प्रश्न का उत्तर उनकी नोटबुक में लिखा हुआ होना चाहिए। वो बात अलग है कि वो बाद में बच्चों ने सही लिखा है गलत लिखा है, उसके ऊपर ध्यान देने का वक्त हमारे पास बहुत कम होता है। लेकिन अगर यहाँ पे क्या है कि सपोज आप पूरी क्वेश्चन आंसर्स को पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आपको अगर 3 लेक्चर या 4 लेक्चर लगते हैं, तो अगर आप उसमें से पूरा 1 लेक्चर सिर्फ इस चीज पर डिवोट करते हैं कि बच्चे को वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आपने एक्सरसाइज शुरू करनी है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो आप यकीन मानिए आधे से ज्यादा सवाल जो है बच्चे खुद से हल कर लेंगे। उनको सिर्फ आपको टाइप क्वेश्चंस का, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स का एक सेट फॉर्मेट नमूना होता है। एक एक्सरसाइज में आपके 3 तरह के या 4 तरह के सम्स होंगे, तो अगर आप उनको एक तरह के सम की प्रैक्टिस कराएंगे तो बाकी के सम यकीन मानिए बच्चे ग्रुप एक्टिविटीज में बैठ करके या घर पे बैठ करके खुद से कर लेंगे। जरूरत किस चीज की है कि उनको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है एनकरेज टू राइट एंड हाईलाइट फॉर्मूली एंड द पॉइंट्स टू रिमेंबर। बच्चों को प्रेरित कीजिए कि वो अपनी नोटबुक में जो याद करने योग्य पॉइंट्स हैं उनको वो हाईलाइट करके लिखें। डिफरेंट कलर का पेन वो यूज कर सकते हैं या वो उनको अंडरलाइन कर सकते हैं या वो उसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर सकते हैं। और जो फॉर्मूले हैं उनको थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में, बड़े अक्षरों में उनको लिख करके उसको हाईलाइट या बॉक्स करके लिखने के लिए बोलिए। ये उनके लिए रिविजिट करने, एग्जाम के टाइम में लास्ट टाइम रिविजन के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है, क्विक रिविजन के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट टिप है 10th नंबर, मेक देम ऑब्जर्व एंड मेक जनरलाइज स्टेटमेंट। बच्चों को पैटर्न जो हम समझा रहे हैं, अगर आपने 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो उनको देखिए कि उसमें कौन सा पैटर्न बच्चों को मिल रहा है, क्या कुछ समानता है, कुछ चीज ऐसी है जो बार बार रिपीट हो रही है। अगर वो चीज बार बार रिपीट हो रही है तो वो क्या है। तो इस तरह से बच्चों को एक सामान्य जनरलाइज स्टेटमेंट क्रिएट करने के लिए प्रेरित कीजिए। फिर आता है नेक्स्ट, यूज टीचिंग एड्स ऑडियो विजुअल्स वेरेवर एंड व्हेनेवर नेसेसरी। जो ऑडियो विजुअल्स हैं और जो टीचिंग एड्स हैं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो जहां तक संभव है और जहां तक आपके पास सुविधाएं हैं, कोशिश कीजिए कि आप इन टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करें, भले ही वो विजुअल्स हों या फिर वो डेमोन्स्ट्रेशंस में हों या फिर आप कोई डायरेक्टली आप कोई वीडियो प्ले कर रहे हों या फिर उनको एक्टिविटी कुछ करा रहे हों चीजों के साथ में, वो बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट आता है कीप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रूल्स, फॉर्मूली written on right hand side of the board till the time the explanation goes on and the practice session is going on। यानी जो महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं उनको बोर्ड के राइट हैंड साइड पर तब तक लिखे हुए रहने दीजिए जब तक कि वो टॉपिक आपका पूरा नहीं हो जाता है या फिर जब तक वो प्रैक्टिस सेशन चालू है। ये बच्चों को क्विक रिविजिट करने में हेल्प करता है और समय सेव करता है। और बार बार वहां पे नजर पड़ने से बच्चों के दिमाग में उसका इंप्रेशन बार बार क्रिएट होता है और वो उनको याद करने में सहायता करता है। नेक्स्ट है टीच एंड एनकरेज सिस्टमैटिक, लॉजिकल एंड स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों को सोचना, जैसा उन्होंने सोचा है, मैंने आपको पहले बताया था कि जब वो विजुअलाइज करेंगे प्रॉब्लम को, उसको देखेंगे, तो वैसे ही सेम उस चीज को अब आप उनको लिखने के लिए प्रेरित कीजिए कि उनको किस तरह से उसको सिस्टमेटिकली लिखना है। जो उन्होंने सोचा है उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय उसको स्टेप बाय स्टेप वो लिखें। जैसे गिवन, देन टू फाइंड, यानी क्या दिया है, क्या पता करना है, फिर पता करने के लिए उनकी शॉर्ट स्ट्रेटेजी, उन्हें क्या करना पड़ेगा, पहले गुणा करना है या पहले भाग करना है या पहले घटाना है, क्या करना है, फिर और उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो लिखने के बाद उनको सॉल्व करने के लिए बोलिए। देन 14, टेल देम द इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिकल सिंबल्स एंड ऑपरेशंस। यहाँ पे जो बेसिक मैथमेटिक्स है वहां पे बच्चों को जो बोर्ड मास का रूल है वो समझाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे 10th स्टैंडर्ड तक भी वो गलतियां करते हैं कि कौन सा ब्रैकेट कहाँ पे आएगा, ब्रैकेट पहले ओपन होगा कि अंदर, ब्रैकेट के बाहर की चीजें पहले ओपन होंगी या ब्रैकेट के अंदर की होंगी, गुणा पहले होगा या भाग पहले होगा। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो उनको उन मैथमेटिक्स और ऑपरेशंस में कई बार मैंने इवन 10th स्टैंडर्ड में देखा है कि बच्चे मैथ्स को लैंग्वेज की तरह लिखते हैं। कोई देयरफॉर साइन नहीं है, कोई सिंस का साइन नहीं है, कहीं पे इक्वल का साइन नहीं है, वो पैराग्राफ बाय पैराग्राफ ऐसे लाइन बाय लाइन मैथ लिखते चले जाते हैं विदाउट द मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो ये बच्चों को उनके सिंबल्स का और क्यों उनका यूज करना, इस्तेमाल करना जरूरी है, और अगर नहीं करेंगे तो उसका क्या मीनिंग निकलता है, एक एग्जाम्पल देख करके उनको समझाना जरूरी है। और ये उनको
जो प्रेजेंटेशन है मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स का, उसको प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करने में बहुत काम आएगा। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे सॉल्व पूरा सही कर लेते हैं लेकिन उनका प्रेजेंटेशन सही नहीं होता है, जिसकी वजह से वो मार्क्स लूज करते हैं एग्जाम में और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि मेरे तो आंसर भी सही आया था फिर भी मुझे मार्क्स नहीं मिले, ऐसा क्यों। ठीक है, नेक्स्ट है टीच स्टूडेंट्स हाउ टू वेरीफाई देयर आंसर्स। ये नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, कई बार मैथ सॉल्व करते हैं और ये देखा हुआ है मैंने कि पूरा कैसे भी सॉल्व करें लेकिन पीछे आंसर्स देख करके क्या करते हैं, नीचे आंसर करेक्ट लिख देते हैं। पीछे आंसर शीट दी होती है ना, चीट शीट, तो उसको यूज करके वो पूरा स्टेप भले ही गलत हो लेकिन नीचे आंसर पूरा बराबर टैली हो जाता है। तो वेरीफाई करने का मतलब ये नहीं है, बच्चों को वेरिफिकेशन से मेरा मतलब है कि बच्चों को आंसर्स वेरीफाई करना इस तरह से सिखाइए। सपोज बच्चे, आपने एग्जाम्पल देके बताइए, सपोज बच्चे ने 50 है, 50 माइनस 23 आपने किया तो आपका आंसर आता है 27। अब आप ये समझाइए कि अगर 50 में से 23 घटा दिया जाए तो 27 बचता है, तो इसका मतलब अगर हम 27 में 23 जोड़े तो हमें वापस 50 मिलना चाहिए। तो बच्चे को वो ऐड करने बोलिए। अगर वो मिल करके 50 आता है तो बच्चे का आंसर सही है। सपोज बच्चे ने 50 में से 23 घटाया और आंसर उससे 25 लिखा, तो जब वो 25 और 23 जोड़ेगा तो उसको 50 नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि उसने उस घटाने में, उस कैलकुलेशन में उसने कहीं पर गलती की हुई है। तो बच्चों को रिवर्स जा करके मैथ्स को सॉल्व करने के लिए, उसको अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए बोलिए। इसी तरह से जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उनमें जब हम आंसर्स मिलता है तो उसको रिवर्स जा करके हम सही है या नहीं है, गलत है आंसर हमारा, वो हम प्रूव कर सकते हैं, खुद ही पता लगा सकते हैं। तो आंसर वेरिफिकेशन की जो मेथड है वो बच्चों में हैबिट जो है वो डेवलप करना जरूरी है। फिर आता है गिव इनफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किसी भी चीज के लिए, भले ही आप कितने ही कुशल क्यों ना हो, अगर आप प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या होगी, ऑटोमेटिकली डिक्रीज होती चली जाएगी। आपने देखा है कि जो हमारे खिलाड़ी हैं, बेहतरीन से बेहतरीन खिलाड़ी हैं, वो भी क्या करते हैं, कंटिन्यूअस घंटों प्रैक्टिस करते हैं, तब वो अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको मेंटेन कर पाते हैं या उसको एक्सेल कर पाते हैं। तो यही चीज मैथ्स के साथ भी लागू होती है। बच्चों को एम्पल प्रैक्टिस दीजिए, चाहे वो घर पे हो चाहे स्कूल में हो, और बच्चों को इंपॉर्टेंस समझाइए उस प्रैक्टिस की। 17 आस्क देम टू क्रिएट मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स यू हैव टॉट। अभी क्या होता है, जो हमने मैथ्स में, हम नॉर्मली किस चीज पे एम्फेसिस करते हैं, हम एम्फेसिस करते हैं जो प्रॉब्लम्स दी हुई हैं एक्सरसाइज में उनको सॉल्व करने पे। वो सॉल्व हो गई मतलब उनका पोर्शन खत्म हो गया और उनको कॉन्सेप्ट आ गया। लेकिन अगर आप बच्चों को जो उन्होंने प्रॉब्लम्स सॉल्व की हैं उस तरह के, और जो कॉन्सेप्ट समझा है उस कॉन्सेप्ट पे अपने ओन वर्ड्स में खुद की प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए बोलेंगे तो उनको बहुत आनंद आएगा। एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। उनको ऐसा आप ग्रुप बना सकते हैं कि एक ग्रुप 3 प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, प्रॉब्लम्स फ्रेम करे और वो प्रॉब्लम्स दूसरा ग्रुप सॉल्व करे। ऐसे ही उस ग्रुप की फ्रेम की हुई प्रॉब्लम्स को पहला वाला ग्रुप सॉल्व करे। तो इससे बच्चों को बहुत ही मजा आएगा। ये एक्टिविटी काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। और आजकल अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो आप बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं कि आप खुद प्रॉब्लम्स फ्रेम करो और उसको ग्रुप में पोस्ट करो। चैलेंजिंग, जितनी ज्यादा चैलेंजिंग, जो बच्चा बेस्ट क्वेश्चन फ्रेम करके भेजता है आप उसको रिवॉर्ड भी दे सकते हैं। लेकिन बच्चों को यहाँ पे क्लियर कीजिए कि आपने प्रॉब्लम कहीं से उठा के कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको खुद से दिमाग अप्लाई करना है और वो प्रॉब्लम्स को वहां पे फ्रेम करके भेजना है। फिर आता है हमारे पास एनकरेज ग्रुप वर्क एंड पीयर लर्निंग। बच्चे जितना अच्छा अपने ग्रुप में और अपने पीयर्स से, अपने सहपाठियों से सीखते हैं उतनी अच्छी तरह से वो बड़ों से सीखने में थोड़ा सा झिझकते हैं या नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से खुल नहीं पाते हैं उनके साथ। तो यहाँ पे एक अक्सर मेरे पास जब मैं मैथ्स की वर्कशॉप लेती थी तो मेरे साथ टीचर्स का ये प्रश्न होता था कि कुछ बच्चे तो क्लास में बहुत होशियार होते हैं और ज्यादातर बच्चे होते हैं जो एवरेज होते हैं या उससे बिलो एवरेज होते हैं। तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि पूरी क्लास को एक साथ चल के लेना। तो हम ऐसा कैसे करें? देखिए यहाँ पे आप है कि जो एवरेज बच्चे हैं और जो कमजोर बच्चे हैं उनकी नीड्स को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी क्लास को हमें एक साथ लेकर चलना होता है। तो यहाँ पे एक आसान सा मंत्र मैं उनको देती थी कि मैथ गुरु, अपनी क्लास में ही आप एक मैथ गुरु बनाइए। यानी जो सीखे, जो होशियार बच्चे हैं, जो मैथ्स में तेज है, किसी भी सब्जेक्ट में आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं, इवन इन साइंस, इन सोशल स्टडीज, इन इंग्लिश। तो उसको आप मैथ गुरु या सब्जेक्ट गुरु बना दीजिए। एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए 6 बच्चे लिए, उसमें एक मैथ गुरु को डाल दिया, तो बोला कि इनकी जो समस्या है वो आपको सॉल्व करनी है। तो इससे यहाँ पे विन विन सिचुएशन है 3 लोगों के लिए। टीचर के लिए उसको आपको प्रेशर कम हो जाता है। फिर आपके जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है, जो मैथ गुरु है, उसको उसकी प्रैक्टिस अच्छी होती है, उसकी स्किल्स जो है, एक्सप्लेनेशन की स्किल्स डेवलप होती हैं। और जो बाकी बच्चे हैं
उनको अपने जो पीयर है उससे सीखने में बहुत मजा आता है, क्योंकि उसको बेझिझक बहस कर सकते हैं, उसके साथ वो बेझिझक सवाल कर सकते हैं। तो इस तरह से सबका मैंने देखा है कि ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। मेरी क्लासेस में भी मैं ये मेथड को मैंने अप्लाई किया था और बच्चों के एक्सपीरियंसेस के साथ बहुत ही अच्छे रहे हैं और उसके रिजल्ट्स भी बेहतरीन मुझे मिले हैं। तो ये आप जरूर अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट है इंक्लूड गेम्स एंड एनर्जाइजर्स। देखिए, मैथ्स क्या है कि एक बहुत ही गंभीर टाइप का विषय समझा जाता है, और अगर ज्यादा प्रेसिंग हो या ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक हो तो बच्चे थोड़ा सा नर्वस होने लगते हैं और प्रे करने लगते हैं कि मैथ्स का पीरियड कब खत्म होगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि क्लास में ह्यूमर इंट्रोड्यूस किया जाए, बीच बीच में थोड़ा बहुत आप हंसने हंसाने की प्रक्रिया जारी रखें, या फिर साथ में ये भी ध्यान रखें कि क्लास आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना चाहिए। आप कुछ इंटरेस्टिंग रिडल्स बीच में पूछ सकते हैं जो मैथ्स से रिलेटेड हो सकती हैं या फिर इन जनरल हो सकती हैं, थोड़ा देर के बीच बीच में ब्रेक के लिए। तो ये भी बच्चों को इंटरेस्ट मेंटेन करने में क्लास में बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। फिर आता है एप्रिशिएट इनिशिएटिव एफर्ट्स। जब कोई बच्चा कुछ इनिशिएटिव लेता है, कुछ नया करने की कोशिश करता है या आपसे कुछ ज्यादा आगे जाने की कोशिश करता है, तो उसको प्लीज अप्रिशिएट कीजिए। ज्यादातर क्लास में देखा गया है कि कुछ बच्चे बहुत शार्प होते हैं, वो आपकी क्लास से कहीं ज्यादा आगे बढ़े होते हैं, या तो ट्यूशंस की वजह से या फिर उनकी सेल्फ प्रैक्टिस की वजह से या घर पे उनकी गाइडेंस की वजह से। तो जो सम्स आप क्लास में सॉल्व कर रहे होते हैं वो बच्चे घर से पहले से उसको पढ़ के लाते हैं, उनको सॉल्व करके लाते हैं और वो आपको चैलेंज करते हैं। तो कई बार यहाँ पर क्या होता है कि टीचर्स जो होते हैं वो बहुत ही थ्रेटनिंग फील करते हैं, वो ऑफेंसिव फील करते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑफेंसिव फील करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि अरे वाह, आप तो पहले से करके लाए हो। क्योंकि जब आप उनको डांट देते हैं कि ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, जितना कराया जा रहा है उतना ही करो, तो क्या होता है कि बच्चा डीमोटिवेट होता है। और मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने देखा हुआ है बच्चों को कि किस तरह से बच्चे टीचर्स के थोड़े से गलत एटीट्यूड, वो अनजाने में भी गलती हो सकती है, बच्चों को बहुत नेगेटिव इफेक्ट कर सकती है। मैंने कई बच्चे देखे हैं जो 7th 8th तक या 6th तक बहुत अच्छा करते थे पढ़ाई में, लेकिन धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट जो है पढ़ाई से हटता चला गया। और वो मतलब जो बच्चे क्लास में अच्छे रैंक्स में आते थे, जो फर्स्ट डिवीजन में पास होते थे, उनके लिए पास होना तक भी मुश्किल होता चला गया। और ये भी देखा है साथ में कि जो बच्चों का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, जो बच्चे फेल होते थे, 2 मार्क्स 3 मार्क्स मैथ्स में लेकर के आते थे, वो अच्छे खासे फर्स्ट डिवीजन 70% में डिस्टिंक्शन भी पास होते हुए मैंने देखे हैं। तो ये सब हमारी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, उसके बच्चों के मैथ्स के डर को हटाना और मैथ के डर को बढ़ावा देना, ये दोनों चीजों में थोड़ा सा हमें बहुत सावधानी रखने की जरूरत होती है। अब आता है, अब आप कहेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन था कि आप अप्रिशिएट जो इनिशिएटिव है उनको और जो एफर्ट्स हैं उनको हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को प्रमोट करना चाहिए, उनको हमें मोटिवेट करना चाहिए और अच्छा करने के लिए उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर फिर मैंने जब ऐसे वर्कशॉप्स में जब मैं बताती थी तो टीचर्स में बोलते थे कि वो बच्चे जो घर से पहले से करके चले आते हैं टीचर, वो क्या करते हैं कि वो क्लास में सबको फिर डिस्टर्ब करते हैं, अपना काम तो चुपचाप करके बैठ जाते हैं, होशियार होते हैं और बाकी लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। फिर क्या किया जाए? तो उनके लिए जो मेरा सजेशन होता था वही सजेशन मैं आपको दे रही हूँ कि उनके लिए आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो वही कि आप मैथ गुरु, आप उनको जब अपने ग्रुप में सिखाने का काम समझा देंगे तो दे फील एम्पावर्ड, अप्रिशिएटेड, उनको बहुत अच्छा लगता है, प्राउड फील करते हैं अपनी नॉलेज के बारे में और अच्छा ज्यादा मेहनत करते हैं और उन बच्चों को सिखाने में अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं। तो एक तो हो गया ये। दूसरा, रेज द बार, यानी जो बच्चा ऑलरेडी अच्छा कर रहा है, जो क्लास में आपसे आगे चला गया, तो ऐसे बच्चों के लिए आप हमेशा जो टॉपिक भी आप पढ़ा रहे हैं उसमें कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस अपने पास हमेशा रेडी रखिए, 4 या 5 क्वेश्चंस, ताकि जिस वक्त वो बच्चा, जब आप क्लास में कॉन्सेप्ट एवरेज बच्चों को या बाकी बच्चों को समझा रहे हैं या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस वक्त उस बच्चे को वो चैलेंजिंग सम्स आप दे दीजिए और उसको बोलिए, वाओ यू हैव ऑलरेडी डन दिस मच, नाउ दिस इज फॉर यू। ये सॉल्व करके आप तब तक रखिए, तो बच्चा मीनिंगफुली एंगेज रहेगा, उसको चैलेंज भी मिलता रहेगा, किक मिलती रहेगी आगे और बेटर करने के लिए, और आपकी जो क्लास डिस्टर्बेंस की प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगी। तो ये तो थे हमारे 21 रीजंस, जिसमें से 21 फर्स्ट था हमारा रेज द बार। और यही काम हमें सारे बच्चों के लिए करना चाहिए। जो एवरेज बच्चे, जब आपको लगता है कि थोड़ा ऊपर आ गए हैं, तो उनको अप्रिशिएट करने के बाद उनके लिए बोलो अब तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप ये है, क्योंकि हम किसी भी मंजिल पे सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ के या कदम दर कदम बढ़ के ही हम उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और इस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप या कई सारे आप एक साथ अपना सकते हैं, और या फिर धीरे धीरे आप उनको इसमें प्रैक्टिस में ला सकते हैं।
जो मैथ गुरु और रेज द बार वाला पार्ट है वो तो इनिशियली आप स्टार्टिंग में ही चॉक आउट कर सकते हैं, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम अडॉप्ट कर सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी बच्चों के दिमाग से मैथ्स का डर भगाने में। तो उम्मीद है आपको ये मेरे ये वीडियो पसंद आया होगा। ये टेक्निक्स जो बेस्ट टीचिंग, ये बेस्ट मैथ टीचिंग स्ट्रेटेजीज हैं, बेस्ट मैथ टीचिंग प्रैक्टिसेस हैं, जो टीचर, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, ट्यूटर सभी के लिए फायदेमंद है। इस तरह से अगर आप अपने बच्चों को सिखाते हैं तो उनसे मैथ का डर तो दूर होगा ही होगा। मैथ का डर ही दूर नहीं होगा बल्कि मैथ्स उनका यानी गणित जो है उनके लिए उनका एक फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मैंने किया है खुद। मेरे बच्चों ने जिनको मैथ्स पसंद नहीं था, बाय द एंड ऑफ द ईयर दे लव मैथ्स। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अब बनता है कि आप इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।